हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ एक जो एक्सपर्ट गेस्ट है आज, जिनका मैं इंट्रोडक्शन करूंगा, पर पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ हम किस चीज़ के बारे में आज बोलने वाले हैं। तो हम आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये पॉलिसी पहले 1968 में आई थी, उसके बाद में सेकंड वर्जन इसका आया था 1986 में। 92 में पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में इसमें थोड़ा सा रिवीजन हुआ था, पर लास्ट 34 सालों में कुछ चेंजेस नहीं हुए थे। 2020 में श्री नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अभी एक नया पॉलिसी ये जो लाया हुआ है, ये काफी वेलकम चेंज है आई थिंक। और इसमें काफी सारी चीजें, पर एट द सेम टाइम इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी थी। तो हमने सोचा आज एक डिस्कशन करते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट है वो श्री अरुण चौबे जी है। वेलकम टू चैनल अरुण जी। आपका बहुत थैंक बड़ा यू अनिकेत। वेलकम है चैनल पे। अरुण जी का काफी एक्सपीरियंस है, 15 सालों का इनका मैनेजमेंट कंसल्टिंग में एक्सपीरियंस है। ये एक एमएनसी में काम करते हैं, इंश्योरेंस डोमेन के एक्सपर्ट भी है ये। इंजीनियरिंग और एमबीए तो इन्होंने करी है, पर इसके साथ ये काफी रुचि रखते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी इन्होंने बीए किया हुआ है, और इनका एक काफी सुंदर इनिशिएटिव है पढ़ाकू, जिसके बारे में हम इस डिस्कशन के दौरान एंड में बात करेंगे। पर तो स्वागत है आपका अरुण जी, कैसा लग रहा है? थैंक यू, धन्यवाद अनिकेत। बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा लगा तुमने बुलाया इस कन्वर्सेशन के लिए। और जैसे तुमने कहा कि पिछले 34 सालों में कुछ नया हुआ नहीं है, और देश के लिए एक बहुत बड़ी पॉलिसी आई है। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन कायदे से किया गया तो जो इंटेंशंस हैं, जो चेंजेस इसमें लाए गए हैं और जो परिवर्तन देश के आने वाले युवाओं के लिए होगा, वो एवर लास्टिंग होगा और आने वाले भारत को एक विश्व गुरु और ना कि केवल ज्ञान के मामले में बट ऑल्सो आर्थिक रूप से संपन्न बनाएगा। साथ ही साथ ये भी कहना बहुत आवश्यक होगा कि जो संस्कार हैं भारत के, जो कल्चर है भारत का, और इसके बारे में हम थोड़ी और बाद में चर्चा भी करेंगे। उसके अगर हिसाब से देखा जाए तो ये पॉलिसी बहुत ही समय संगत है कि ऑन टाइम है ना। तो I'm looking forward to have this conversation. And thank you once again. Sure, you're welcome. पहले तो आपका जो पीछे नजारा है वो काफी सुंदर है। आई थिंक अरुण जी हमें ज्यूरिख से कनेक्ट कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड से, तो काफी सुंदर जगह तो वैसे भी है। इनफैक्ट मुझे वो शांति निकेतन वाला फीलिंग आ रहा है उसमें। रविंद्रनाथ टैगोर जी हमेशा बोलते थे कि एजुकेशन या जो पढ़ने का जो चीजें है वो खुले आसमान में और ओपन इसमें होनी चाहिए, तो ज्यादा अच्छी तरीके से हम उसको ग्रास्प कर सकते हैं। तो आई थिंक सही है, अच्छा बैकग्राउंड है। काश इधर बारिश हो रही है, वरना हमें भी गार्डन में करता था। अच्छा है डिस्कशन में। नहीं, मस्त। बहुत पर अच्छा। तो अब पहली चीजें हम एक एक करके इसको समझते हैं। तो आई थिंक पहला जो चेंज हुआ है ये पॉलिसी में, वो 10+2 स्ट्रक्चर से परे हट कर अभी 5+3+3+4 वाला स्ट्रक्चर आया है, जिसमें एजुकेशन सिस्टम को प्री स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और फिर बैचलर्स के इसमें, ग्रेजुएशन के इसमें मोड़ा गया है। तो आपको क्या लगता है, ये पहले ये जो 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 ब्रेकअप हुआ है, जो आई थिंक मेजर चेंज है जो अभी तक हम लोग देख रहे थे लास्ट 30-40 सालों से, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक देखिए, ऐसा है कि शिक्षा जो है उसका पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि शिक्षा है क्या, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए या ऐसे लोग बनाए या ऐसे नागरिक बनाए जो केवल पैसे और अर्थ के लिए काम करें। शिक्षा का उद्देश्य है कि आदमी शिक्षित हो और वो अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति और अपने देश के प्रति जो जानकारी है उसको वो समझे, और उस जानकारी को समझने के साथ साथ वो ऐसा भी इंतजाम करे कि उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बन सके। ऐसा ना हो कि वो गरीब रहे और उसकी शुरुआती या बुनियादी चीजों की उसके यहाँ समस्या हो। तो सबसे पहली चीज शिक्षा की परिभाषा
क्या है, शिक्षा क्या है। और दूसरा फिर बात आती है कि आप जो शिक्षा अभी तक भारत की थी, उस शिक्षा में समावेश जो था, वो समावेश पूरी पूरी तरीके से शिक्षा थी कि आप एक बार इस सिस्टम में घुस गए तो वहां से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। जो बच्चा कलाकार है, जो बच्चा आर्ट में बहुत अधिक अधिक रुचि रखता है, वो कैसे अपने सिस्टम को ब्रेक करे। और मेरे पास दो अलग अलग देशों का अनुभव है। मैंने भारत में भी पढ़ाई की, तो भारत का अनुभव आप सबके पास होगा। मैंने यूके में भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की, मेरे बच्चे यूके में भी पढ़े। और फिर हम लोग ज्यूरिख आए, और ज्यूरिख में भी मैं यहाँ पे एक 1859 में यूनिवर्सिटी खुली थी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलन, तो वहाँ का मैं छात्र था। और जो है उसके हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो वहाँ पे भी शिक्षा का, इन दोनों विकसित देशों में जो शिक्षा है वो ब्रेक होती है 5+3+3+4। तो उद्देश्य ये है कि पहले आप अपनी प्राइमरी शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा है, उसको प्राप्त करें, और फिर प्राथमिक शिक्षा के बाद आप नेक्स्ट लेवल की जो शिक्षा है, मिडिल या सीनियर सेकेंडरी लेवल की शिक्षा, उसको प्राप्त करें। और फिर आप जो सेकेंडरी स्कूल्स है वहाँ जाएं, और उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी। तो इन तीनों ऑप्शंस के बीच में आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत जो है वो ऐसी शिक्षा प्रणाली ला रहा है जो कि विकसित देशों के जैसी है। और उसका सबसे अधिक लाभ जो है वो छात्रों को ये मिलने वाला है कि यदि अगर मैं खास करके जो यूनिवर्सिटी स्तर पे एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया है वो निकाल दिया गया, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि कोई भी छात्र जो 4 साल के लिए एक बार सिस्टम में घुस गया और उसके पास अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो 1 साल कोर्स करे, बाहर आ जाए, दूसरी साल कोर्स करे, बाहर आ जाए, तीसरी और चौथी साल कोर्स करे, बाहर आ जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो। भारत में वो शिक्षा अभी तक थी नहीं। जैसे मैं था तो जब मैंने पढ़ाई की 12वीं के बाद, मुझे ऐसा था कि मैं चाहता था कि मैं कुछ दिन नौकरी करूं फिर ग्रेजुएशन करूं। लेकिन ऐसे अगर मैं शिक्षा ब्रेक कर देता, अगर 10वीं या 12वीं के बाद मैं ब्रेक ले लेता, तो फिर मैं नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बन ही नहीं सकता, मैं अप्लाई नहीं कर सकता। भारत में ऐसा नियम ही नहीं था कि आप 12वीं क्लास छोड़ करके 2 साल का ब्रेक ले लीजिए, तो वो ऑप्शन आपके पास उपलब्ध नहीं था। और इस शिक्षा नीति के माध्यम से जो ऑप्शन आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही सराहनीय कदम है। तो मेरे हिसाब से जो ब्रेकअप है वो बहुत ही आवश्यक है और समय संगत है। लोगों को या भारत की शिक्षा प्रणाली को विदेशों की शिक्षा प्रणाली से मैच कराता हुआ है, तो बहुत ही सराहनीय कदम है। और बहुत सही कहा आपने कि इसमें अभी वो सिस्टम लाया गया है जहाँ में पहले साल के बाद अगर आप ऑप्ट आउट होते तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, दूसरे साल में आपको डिप्लोमा मिलता है, तीसरे साल में आपको डिग्री मिलती है, और डेफिनेटली आप अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो आप आगे जाके वो भी परस्यू कर रहे हैं। इसमें ये एक चीज आपने बोली थी कि आपके बच्चे अभी उधर स्कूलों में पढ़ रहे हैं या फिर आपने एक एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू भी स्विट्जरलैंड में किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है एक प्राइमरी लेवल पे जब आप कंपेयर करते हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को वहां पे, और आप जब एक पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे मास्टर्स जैसी लेवल पे आप जब बात करते हो, तो आपको क्या तकनीकी डिफरेंसेस दिखते हैं दोनों चीजों में? क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली अभी तक की थी, खास करके जो प्राथमिक शिक्षा थी, जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक, वो शिक्षा प्रणाली जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली थी, वो कहीं न कहीं विदेशों की शिक्षा प्रणाली जैसी थी। जैसे विदेशों में शुरुआत के जो चौथे जन्म दिवस के बाद बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं, तो उसके बाद उनको बहुत सारा कुछ ये दिखाया जाता है कि तुमको किचन में क्या करना है, तुमको लोगों के साथ कैसे बैठना है, लोगों के साथ खेलना कैसे है, टीम के साथ कैसे काम करना है, रोड क्रॉस करनी है तो कैसे करना है। हमारे यहाँ वो चीज़ स्टेट स्कूलों में कहीं-कहीं उपलब्ध थी, पर हर जगह नहीं थी। तो एक कंपैरिजन तो बहुत बड़ा दिखता है कि हमारे यहाँ डे 1 से ही बच्चा जो है एलकेजी या यूकेजी, जो नए तरीके आ गए हैं जिसमें शायद
मैं तो नहीं पढ़ा हूँ उस माध्यम से, मैं तो हमेशा उत्तर प्रदेश की सरकारी स्कूलों से पढ़ा हुआ छात्र हूँ। तो जो इंग्लिश मीडियम का जो एक क्रेज आया है, वो क्रेज इस वजह से आया है कि अगर मैं अपने बच्चे को उस वैसी शिक्षा नहीं देता हूँ तो मेरा बच्चा सफल नहीं होगा। कई हद तक आज के समय में वो सही भी है या सही भी था, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे को सफल होने के लिए केवल किताबी ज्ञान नहीं ज़रूरी है। जीवन में ऐसे-ऐसे कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं कि जो भी आपने किताब में पढ़ा होता है वो कहीं काम नहीं आता। ऑलमोस्ट 80 टू 90% केसेज़ में जब आप कक्षा 1 या कक्षा 2 के बच्चे को, जो कि 5 साल 6 साल का है, उसके पीठ पे आप 10 किलो का बोझ लाद देते हैं, तो उससे बच्चे की क्रिएटिविटी और बच्चे की जो उत्सुकता है कोई चीज़ सीखने की, वो खत्म हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे नहीं है। जबकि आप यहाँ पे देखिए, जो प्री स्कूल जैसे बोलते हैं या किंडरगार्टन बोलते हैं, वहाँ पे बच्चों को एक्सप्लोर कराया जाता है। नेचर में ले जाएँगे, जंगलों में ले जाएँगे, पुलिस वाले आकर के उनसे मिलेंगे, सरकारी विभाग वाले आकर के मिलेंगे, डॉग्स को कैसे ट्रीट करना है, किसी एनिमल के साथ कैसे ट्रीट करना है। तो इस सब तरीके के जो ऑप्शन हैं, उनको ये दिखाया जाता है कि जीवन कैसे जीना है। शुरुआत के 5 सालों में बहुत ही बेसिक तरीके की, जो मतलब बिल्कुल मूलभूत चीज़ें हैं, वो सिखाई जाती हैं, और हमारे यहाँ वो मिसिंग है। तो वो हो गया प्राथमिक। बड़े लेवल पे जो विश्वविद्यालयों की शिक्षा है, वो यहाँ की शिक्षा और हमारे यहाँ की शिक्षा में बहुत कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रयोगात्मक शिक्षा का महत्व ज़्यादा है। जैसे आप जो भी पेपर लिखते हैं, अगर आप बैचलर हैं तो यहाँ पे थीसिस इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ भी थीसिस है। हम कोई भी बीटेक का कोर्स आज की तारीख में अगर हम उठा के देख लें, तो बच्चे कम से कम 50 पेपर लिखते हैं, और उन 50 पेपर लिखने के बाद भी किसी बच्चे को आप ये कह लीजिए कि एक बहुत अच्छा सा ईमेल या एक अच्छा सा लेटर किसी को लिख दीजिए, तो 100 में से 95% बच्चे नहीं कर पाते। और जब हमारे यहाँ के बच्चे निकल के यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से कैंपस में और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या काम करने जाते हैं, तो उनको साधारण अपनी डे टू डे भाषा में काम करने में भी कठिनाई होती है। इसीलिए बड़ी-बड़ी कंपनियां ट्रेनिंग सेंटर खोलती हैं। लोगों को याद होगा, इन्फोसिस का ट्रेनिंग सेंटर, एक्सेंचर का ट्रेनिंग सेंटर, एक-एक कैंपस, कई-कई एकड़ के कैंपस केवल ट्रेनिंग के लिए होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो उच्च शिक्षा है हमारे देश की और जो यहाँ की उच्च शिक्षा है, उसमें प्रयोगात्मक और जो जो रिसर्च ओरिएंटेड है, वो बहुत ज़्यादा है, जबकि हमारे यहाँ वैसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये 2 डिफरेंस है, अगर मैं कंपेयर करूँ, कि जो प्राथमिक शिक्षा है और जो शिक्षा उच्च स्तर की शिक्षा है, दोनों में ये बड़े काफ़ी डिफरेंस मुझे दिखाई देते हैं। या आपने जो प्रयोगात्मक शिक्षा, मतलब जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की आप जो बात कर रहे थे, वो काफ़ी सही है। दूसरा एक मुद्दा मुझे इसमें ये लगता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक तो पॉजिटिव्स भी कुछ है। डेफिनेटली अपने बच्चे काफ़ी ये तो नहीं है कि होशियारी में कभी कम है, एक पढ़ाने का तरीका होता है जिसमें डेफिनेटली डिफरेंस हो सकता है। एक चीज़ जो मुझे डिफरेंस लगती है, मे बी आप इस पे टिप्पणी कर सकते हो, कि हमारे इधर सवाल पूछने में या क्वेश्चंस पूछने में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। एक सॉर्ट ऑफ जो करिकुलम रहता है, उसे फॉलो करने में ज़्यादा भार दिया जाता है, रादर देन क्वेश्चनिंग जो होता है। प्रिस्क्रिप्टिव, कि आप एक चीज़ है, एक सिलेबस है, उसको फॉलो करो। पर यूजुअली आपका लर्निंग तभी ज़्यादा होता है जब आप उस चीज़ को क्वेश्चन करते हो, समझने को, लॉजिकल चीज़ से उसको एनालाइज़ करके, सवाल पूछ के और समझने की कोशिश करते हो। तो ये डिफरेंस लगता है कि आपको वहाँ के और यहाँ के इस पे? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक जो प्रश्न पूछने की आज़ादी है या डिसएग्रीमेंट की आज़ादी है, वो यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे वो चीज़ आपको समाज में भी दिखता है कि ज़रूरी नहीं कि बच्चा कन्फर्म करे, और वो शिक्षा जगत में भी ये चीज़ दिखाई देती है कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप जो है वैसा ही सोचे जैसा मास्टर सोचे। अब आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि अगर आपने कोई प्रश्न का जवाब लिखना है, तो अगर मास्टर जी ने जो पॉइंट्स बताए हैं, अगर मास्टर जी ने 5 पॉइंट बताए हैं और आपके उत्तर में वो पाँचों पॉइंट नहीं है, उनसे हट कर पॉइंट है, तो आपको नंबर अच्छे नहीं मिलने हैं, तय है।
और अगर अगर जैसे 100 नंबर का प्रश्न है या 10 नंबर का प्रश्न है, तो 1 पॉइंट है तो 2 नंबर, 2 पॉइंट है तो 4 नंबर, और अगर पाँचों है तो 10 नंबर। अब जिस व्यक्ति ने प्रयोगात्मक रूप से उसका जवाब दिया है, व्यवहारिक रूप से उसका जवाब दिया है, ऑब्वियसली उसके जवाब तो मास्टर जी से मिलने वाले नहीं। खास करके यदि आप गणित के प्रश्न नहीं कर रहे हैं, तो बाकी सारे प्रश्न जो है वो मतलब सब्जेक्टिव हो सकते हैं। उसके अपने आपके अपने व्यू हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल है कि ये पॉसिबल है और ये होता भी है ना। एक चीज आपने अपने खुद के बारे में जब बताया आपकी इनिशियल जो स्कूलिंग हुई थी वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई थी, पर आपको लगता है क्या कि अगर आप नेशन वाइड देखें तो मे बी कुछ केंद्रीय विद्यालय में भी हो सकते हैं जहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटीज है, पर जब जब हम इस तरीके का जो सिस्टम लेवल पे चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट स्कूल्स भी रहती है, जो पब्लिक स्कूल्स रहती है, उसमें भी काफी अच्छी तरीके की फैसिलिटीज होती है जो कंपेरेबल होती है जो प्राइवेट स्कूल से, जो अपने देश में काफी हद तक नहीं है। तो ये चैलेंज रहेगा कि अगर हम इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन नया जो करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें इस पे ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, ऐसे लगता है आपको? बिल्कुल देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही आवश्यक है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर आप किसी भी, जैसे हम बात करते हैं किसी कंपनी के लिए, तो उसके 4 पिलर होते हैं, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। उसी हिसाब से शिक्षा जगत के भी 3 बहुत आवश्यक पिलर हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है टीचर, और तीसरा है कि करिकुलम क्या पढ़ाया जा रहा है। तो पॉलिसी जो है वो कंट्रोल करेगी करिकुलम को, पॉलिसी कुछ हद तक कंट्रोल करेगी जो टीचर आ रहे हैं, जो अध्यापक चुने जा रहे हैं। लेकिन पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर ध्यान नहीं देगी, और जो कि वो कई बार प्रदेश सरकारों की और देश की सरकारों की, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसमें कई बार उलझ जाते हैं मामले। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर फोकस नहीं रहा और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं मिला, तो ये केवल ऐसा भी हो सकता है कि आइडिया बहुत अच्छा हो और एग्जीक्यूशन ना हो। जैसे आधार जब आया था एज एन आइडिया, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट आइडिया दैट इंडिया हैड, राइट? इट वाज ब्रॉट बाय द यूपीए गवर्नमेंट, बट without the actual implementation it was running like a dead body। and फिर जब श्री नरेंद्र मोदी जी आए, तो आप देखिए आज की डेट में आपके पास आधार है तो यू कैन गेट ऑलमोस्ट 99% ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज, है ना। तो इट इज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो उसी हिसाब से पॉलिसी के लिए भी ये बहुत आवश्यक होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, इम्प्लीमेंट हो, करिकुलम वर्कआउट हो। और जैसे आपने कहा कि सरकारी स्कूलों में सुविधा नहीं होती, लेकिन सरकारी स्कूलों में जो एक बात होती है जो कि प्राइवेट स्कूलों में नहीं होती, वहाँ के जो शिक्षक होते हैं, दे आर सम ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट एजुकेटेड पीपल। आप एक भी अध्यापक जो किसी भी सरकारी संस्था में पढ़ा रहा होगा या सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहा होगा, उसके पास सरकार के मानक के हिसाब से सारी खाना पूर्ति हुई होगी। लेकिन वहीं पे जो प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर पढ़ा रहा होगा, जो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं प्राइवेट स्कूलों में, और इसीलिए मैंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में नजरिया केवल अंग्रेजी या आज की जो भेड़ चाल है उसके हिसाब से भेजना पता नहीं कितने हद तक उचित है। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो टीचर्स का जो एक्सेस है वो सरकारी स्कूलों में कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा अच्छा है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि पर स्टूडेंट, नंबर ऑफ टीचर्स पर स्टूडेंट सरकारी स्कूलों में कम है, लेकिन क्वालिटी जो है टीचर्स की वो बहुत ही ज्यादा है। अब उसमें से बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो समय के साथ उसका दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि जो इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि बच्चों को, जो उनके प्राइमरी स्कूल के और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे सीख रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी नहीं सीख पा रहे। और कई लोग अपने 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 पर्सनल पॉकेट से इन्वेस्ट कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि ये तीनों पिलर्स जो हैं एजुकेशन सिस्टम के, जो है, पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर,
दूसरा है करिकुलम, और तीसरा है उनको उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पढ़ाने के लिए जो टीचिंग स्टाफ है वो क्वालिटी के हों, वो डेडिकेटेड हों, और वो ये समझें कि एक अध्यापक के गोद में किसी भी देश का भविष्य जो है वो पलता है। तो उस बात को अगर ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि आने वाला समय भारत का होगा। डेफिनेटली। पर अरुण जी, आपने जब ये बात करी, हम आईआईटीज है, एम्स जैसी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तब तो मैं एग्री करता हूँ आपके साथ कि काफी सारे जो चयन होता है जो अध्यापकों का उधर, वो काफी अच्छी तरीके से होता है वगैरह। पर हमने इसका कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट भी देखा है कि ऐसे काफी सारे न्यूज में मैंने पढ़ा है, वीडियोस भी आते हैं जहाँ पे जो 10वीं तक या 12वीं तक की जो स्कूलिंग होती है वहां पे जो अध्यापक होते हैं वो ठीक से पढ़ा भी नहीं पाते, मतलब इस तरीके के भी न्यूज और हमने देखे हुए हैं इसमें। और दूसरी चीज इसमें ये भी है, अगर इतने अच्छे होते तो फिर लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते भी नहीं, राइट? अगर उनका उतना इतना अच्छा अगर उधर स्कूलिंग हो पाता तो। नहीं, देखिए, दो कारण है। पहला कारण आपने बोला कि जो जो टीचर हैं सरकारी स्कूलों में वो अच्छे नहीं हैं, 10वीं 12वीं के जो टीचर हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो मेरा ये कहना है कि उसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण ऐसे हैं कि जो कुछ अध्यापक हैं वो हमारे यहाँ आते हैं, वो पढ़े लिखे हैं और अच्छी प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं को दे करके आए हैं, तो वो वेल टैलेंटेड हैं। वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस न्यूनतम मानक को पूरा करने के लिए उनके पास, किसी के पास रिजर्वेशन है, कोई किसी सिचुएशन में आ रहा है, तो उस सब की वजह से भी उनकी गुणवत्ता में कई बार कमी रहती है। लेकिन ये नहीं है कि आप उनको जो जो उस कम नंबर वाले या कम पढ़े उनके जिनके मानक कम हैं, वो भी टीचर प्राइवेट स्कूलों के टीचर से कई गुना ज्यादा सक्षम है। आपने दूसरा बात जो रेज की, दूसरा प्रश्न पॉइंट जो आपने रेज किया, वो ये रेज किया कि फिर भी लोग बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों भेजना चाहते हैं। तो मैं आपको बहुत सीधा सा उदाहरण बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें जैसे सैनिट प्रॉपर सैनिटाइजेशन, जो नॉर्मल हाइजीन है, वो कायदे से मेंटेन नहीं होता। और यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका ये मन जरूर करेगा कि मैं अपने बच्चे को किसी प्राइमरी स्कूल में भेजने से अच्छा है कि मैं कहीं सूट बूट टाई लगा करके भेजूं। तो ये एक जनरल टेंडेंसी है कि जैसे अभी आप नॉर्मल ह्यूमन की टेंडेंसी है कि पानी का टैप वाटर को अगर आप नॉर्मल ग्लास में ला करके दो तो लोगों को, रेस्टोरेंट के लोगों को थोड़ा ऑड लगता है, बट वही अगर तुम बॉटल में भर के अच्छे से पैक करके दो तो देन पीपल फील अ बिट हैप्पी कि दे आर डूइंग देयर बेस्ट। आई थिंक दैट इज हाउ वी पेरेंट्स आर, राइट? वी वांट टू गिव आवर किड्स द बेस्ट थिंग। एंड अब जैसे बहुत सारे प्राइमरी स्कूल हैं, जब से स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो वहाँ पे शौचालयों की व्यवस्था होगी, नहीं तो बहुत सारे प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स में शौचालय नहीं था। जिस विद्यालय में मैं पढ़ा था, जब तक मैं वहाँ पढ़ता था, कक्षा 8 तक वहाँ पे शौचालय नहीं था। तो अगर हमें कभी जरूरत लगी जाने की तो हम घर जाते थे, और या फिर हमें कहीं आसपास जाना होता था। तो इस तरीके से सुविधाएं बदली, सुविधाएं लोग, तो अगर अगर आपके पेरेंट्स या आप अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे क्यों भेजना चाहेंगे? और मॉडर्न स्थिति में, मॉडर्न सिचुएशन में इंग्लिश मीडियम और उसके प्रति समाज का जो एक झुकाव बढ़ता जा रहा है, वो इस बात को दर्शाता है कि जो सोसाइटी है वो शिफ्ट हो रही है। दूसरी बात, इस बात को समझते हुए कई सारे गवर्नमेंट्स ने, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने, या इससे पहले जो अखिलेश जी की सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उन लोगों ने बहुत सारे विद्यालय जो है मुख्यालय स्तर पे इंग्लिश में भी खोलने शुरू किए हैं, जहाँ पे कि केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। गवर्नमेंट स्कूल उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। तो लेकिन अब ये है कि जो जो लोगों का रुझाव है और जितनी हमारे पास छात्रों का इनपुट है, उसके हिसाब से हमारे पास विद्यालय
कम है, और इस वजह से प्राइवेट वहाँ पे आप कह लीजिए लोगों को लगता है कि वो ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, राइट। आई थिंक एक दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, अपने ट्रेडिशंस के साथ, और जिस तरीके का हमारे जो लैंग्वेजेस है, हमारा जो कल्चर है उसको भी सिखाना जरूरी है। एट द सेम टाइम जो ग्लोबल लैंग्वेज, आई मीन इंग्लिश टिपिकली बिजनेस की लैंग्वेज है जो ग्लोबली यूज की जाती है, तो आई थिंक उसमें भी उसका भी नॉलेज होना, देन होना, आई थिंक इक्वली इम्पोर्टेंट है। आई थिंक ये दोनों के बीच में एक अच्छा खासा बैलेंस होना चाहिए। ये यही चीज हमें ले जाती है एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट पर, जो कि इस पॉलिसी में बोला गया है कि कक्षा 5 तक आप अपने रीजनल लैंग्वेज में कंपलसरी पढ़ाना चाहिए। हालांकि जब मैंने ये पॉलिसी पढ़ी तो इसमें कहीं भी मुझे कंपलसरी वर्ड नहीं लगा, एक गाइडलाइंस या बेंचमार्क दिया गया कि आप इसमें इस तरीके से कर सकते हो, पर आपको फ्रीडम भी दी गई है अगर आप कुछ और करना चाहते हो। जैसे 1968 में भी एक ऐसा डिक्टेट था, पर उसके बाद में भी तमिलनाडु गवर्नमेंट अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो भी पढ़ा रही थी, पर वट एवर। तो ये जैसे एक एग्जांपल हो गया। पर आपको इसके बारे में क्या लगता है कि ये रीजनल जो एस्पेक्ट? ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है कि अगर आपको अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से, जैसे मुझे अगर अपने इमोशनल एस्पेक्ट को किसी के सामने रखना है तो मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो अगर मुझे एक स्ट्रांग व्यक्ति बनाना है तो जैसे अगर पेड़ को तुम कहीं आम के पेड़ को मैं स्विट्जरलैंड में ला करके नहीं लगा सकता, क्योंकि इट्स अ समर प्लांट व्हिच नीड्स समर, रेन एंड विंटर, इट डजंट नीड जस्ट विंटर। तो उसी तरीके से अगर आप व्यक्ति को देखो तो जो व्यक्ति है वो जब स्ट्रांग तभी बनेगा जब वो यहाँ से स्ट्रांग होगा, दिमाग से जो उसका सोचने का नजरिया है, जो उसके आधार हैं वो मजबूत होंगे। और आधार मजबूत करने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता कि आप जिस लैंग्वेज में आपके माता पिता, जिस लैंग्वेज में आपका समाज बात करता हो, उसी लैंग्वेज में आप बातें करें। तो उसको बेसिस लेकर के कक्षा 5 तक की शिक्षा, मुझे भी लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप वो पढ़ाइए जो आपके यहाँ मैंडेटरी हो। अगर आप उत्तर प्रदेश में हिंदी पढ़िए, आप आंध्र प्रदेश में है तो तेलुगु पढ़िए, चाहे तमिलनाडु में है तो तमिल पढ़िए। लेकिन जब आप 5वीं के बाद आगे जाएं, और यही सब वेस्ट में भी होता है, आप यूके में देख लीजिए, कक्षा प्राइमरी स्कूल्स में इंग्लिश जो है वो मैंडेटरी है। और फिर उसके बाद जो है जब आप स्विट्जरलैंड में आ जाइए तो यहाँ पे स्विस मैंडेटरी है, यहाँ पे स्टेट स्कूल में स्विट्जरलैंड स्विस पढ़ाई जाती है। कक्षा 5 के बाद आपको दूसरी एक इलेक्टिव लैंग्वेज दी जाती है, ऑप्शनल लैंग्वेज दी जाती है। उसी तरीके से वो ऑप्शनल लैंग्वेज, और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब बच्चा स्कूल से बाहर आता है तब उसको नॉन इंग्लिश मिलता है, और जब स्कूल के अंदर रहता है उसको इंग्लिश मिलता है, तो वो बेस्ट यूज नहीं कर पाता अपनी क्षमताओं का। मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी कुछ लोगों ने बनाई होगी, पर उद्देश्य इसका जो है वो क्लीन है, विजन क्लीन है और फ्यूचरिस्टिक है। तो मुझे लगता है इसमें कोई, मेरे पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि कोई कंट्रोवर्सी ऐसा सच है नहीं। और आई थिंक एक साइंटिफिक फैक्ट भी है कि अगर 5वीं कक्षा तक, और वो जो भी 5वीं कक्षा नहीं बोल रहा, उम्र 5 तक आपका रिसेप्टिवनेस जो होता है बच्चों का, वो काफी ज्यादा होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज भी ग्रास्प कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको बहुत अच्छी तरह से आप रिसेप्टिव तरीके में ले सकते हो। तो आई थिंक ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे। और हाँ, सही कहा, आई थिंक जो ज्यादा भार है वो लर्निंग पे होना चाहिए। वो लैंग्वेज जो है इनिशियली अगर आप कंफर्टेबल हो उसमें और आप उससे ज्यादा ग्रास कर पा रहे हो तो डेफिनेटली, तो या मैं एग्री करता हूँ, मतलब आप जो बोल रहे हैं। पर इसका अगर दूसरा एस्पेक्ट लेके जाए कि अगर जो बच्चे रहते हैं जिनके माता पिता ऐसे ट्रांसफर वाले जॉब में है, जो घूमते रह रहे हैं अलग अलग जगह से, तो उनमें तो काफी कठिनाई आएगी। मे बी तमिलनाडु में तमिल होगा, महाराष्ट्र में आओगे तो मराठी होगा, जो कि हालांकि होना चाहिए। आई कंप्लीटली एग्री विथ व्हाट यू से। बट फिर इस सिचुएशंस में आप कैसे बच्चे सीख जाते हैं। मेरा बच्चा जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बहुत इजी है, हमें लगता है पेरेंट्स को ज्यादा लगता है कि प्रॉब्लम होगी, बच्चों को नहीं लगता। मैं जब स्विट्जरलैंड रिलोकेट हो रहा था लंदन से,
तो मुझे लगता था कि मेरा बेटा स्विस कैसे बोलेगा, मेरा बेटा जर्मन कैसे बोलेगा। और आज की डेट में 3 महीने तक उसको इनिशियली थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन 3 महीने के बाद वो एकदम फ्लुएंट हो गया लोगों से बात करना। और अभी हम लोगों को यहाँ रहते हुए 18-19 महीने हुआ है, और 18-19 महीने में मेरे जितने भी लोकल स्विस फ्रेंड्स हैं जो कि यहीं पे हैं, यहीं के नागरिक हैं, यहीं पे पले बड़े पैदा हुए हैं, स्विस हैं, वो लोग बोलते हैं कि आपका बेटा कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हो, आपका बेटा तो बहुत अच्छी स्विस जर्मन बोलता है, जर्मन भी नहीं, स्विस जर्मन। तो ये बहुत ये हमारा सोचना है कि बच्चे नहीं सीख पाते। बच्चे, जैसे तुमने कहा ना कि बच्चों का रिसेप्टिवनेस बहुत जल्दी होता है, तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। और ऐसी कितनी जनता है जो इस तरीके से मूव करती है। जो लोग रिलोकेट करते हैं, अगर आप प्रैक्टिकली इसको देखें तो ये इट इज ऑल जस्ट नॉइज। नॉइज के बियॉन्ड कितने लोग हैं जो मूव करते हैं। आप बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल स्कूल है, उनका एक सेम करिकुलम है, वही चीज तमिलनाडु में भी पढ़ाई जाती है, वही चीज उत्तर प्रदेश में भी, और वही जम्मू कश्मीर में भी। आप बोलते हैं कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉय है, तो जो मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉय है वो जिस तरीके की सुविधा वहां पढ़ा रहा था, उसी तरीके की सुविधा वो बैंगलोर और चेन्नई और हैदराबाद में ढूंढेगा। तो दिस इज ऑल जस्ट नॉइज इन माय पर्सनल व्यू। देयर इज नो वेटेज अराउंड इट। इट जस्ट because I have experienced that, so I can say that from my experience, but it may not be true for the others, है ना? So if it is not true for the other, then there are ways. There are almost every big city in India has got certain schools and certain mediums where there can be found a commonality. तो करेक्ट, सही बात कर रहे हो। तो और ये तो इसको हम लोग एक वीकनेस की तरह ना देखकर एक्चुअली ये स्ट्रेंथ हो जाती है, क्योंकि जैसे भी बच्चे ग्रास कर पाते हैं। आप, हाँ, अभी मेरा बेटा इतनी फ्लुएंट स्विस जर्मन बोलता है कि मैंने कई लोगों से बोला कि अगर कभी मेरा रिलोकेशन हुआ और मैं किसी दूसरे देश गया तो उन लोगों से उनके फोन नंबर वगैरह ले रखे कि भाई कभी जरूरत पड़ने में बच्चा हमारा आप लोगों से बातें करता रहेगा, सो दैट ही डजंट मिस द लैंग्वेज। मेरे दोनों बच्चे हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अभी स्विस जर्मन और जर्मन भी बोलते हैं, तो 4 लैंग्वेज ऑलरेडी बोल रहे हैं। और मेरा हमेशा सही मानना है कि जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आपको आती हो उतना बेटर है, बिकॉज लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और आप जितने लोगों के साथ कंफर्टेबली कम्युनिकेट कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है। तो आई थिंक जितनी लैंग्वेजेस आपको आती हो तो डेफिनेटली। अभी इसका अलग एक है, इसमें जो हो रहा है ये पॉलिसी में कि जो यूजीसी और एआईसीटी है, शायद पॉलिसी में ऐसा लिखा गया कि ये डिसॉल्व करके एक सेंट्रल अथॉरिटी आ जाएगी। तो आपके हिसाब से क्या, आपको क्या लगता है कि एक एजुकेशन सिस्टम वो एक सेंट्रलाइज स्टैंडर्डाइज सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में होनी चाहिए कि नेशन वाइड सेम सॉर्ट ऑफ थिंग, या फिर रीजनल वाइज के हिसाब से उसको आप जो भी करो, आप आपको पता होगा कि भारत में अभी तक शिक्षा मंत्री की कोई भारत में शिक्षा मंत्री नहीं था। You know that, right? That this is the first time India has got an education minister. Before this was called human resource development. अब आप बताओ कि किस तरह से शिक्षा और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है लोगों को किसी कंपनी में काम देना, काम के लिए उनको प्रेरित करना। यदि आपकी सोच ही लोगों को मजदूर बनाने की है, और अभी तक हमारे भारत में एक शिक्षा मंत्री की जगह नहीं थी, और माननीय राजीव गांधी ने जब भी प्रावधान बना उसको खत्म करके एमएचआरडी कर दिया, तो यही शो करता है कि लोगों का इंटेंशन ही नहीं था, पिछली सरकारों का इंटेंशन ही नहीं था कि इस तरीके से हम करें। हर जगह शिक्षा का, यूके में एजुकेशन सेक्रेटरी है, स्विट्जरलैंड में एजुकेशन मिनिस्टर है, जर्मनी में एजुकेशन मिनिस्टर है, स्टेट्स में एजुकेशन। तो हमारे यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर क्यों नहीं था? अब एजुकेशन मिनिस्टर हमें पहली बार मिला है, उसने अपनी पॉलिसी बनाई। और शिक्षा का एक ही माध्यम हो, जब एक ही तरीके से लोग एक ही चीज सीखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप वही चीज कुछ पढ़ रहे हैं, वही चीज हम कुछ पढ़ रहे हैं, हमको अपनी हिस्ट्री ना पढ़ के दूसरे की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, हमें अपने इतिहास और भूगोल के बारे में पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि भारत में कितने प्रदेश हैं। हम जब अरुणाचल प्रदेश के लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो लोग चाइना के हैं। क्यों? क्योंकि हमें अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया नहीं गया, हमें तो पढ़ाया गया टर्की, हमें पढ़ाया गया ईरान, हमें पढ़ाया गया इंग्लैंड। तो
जब हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे, अपने लोगों के बारे में पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर राजस्थान तक एक है। जब हम जानेंगे नहीं तो हम सीखेंगे क्या? और जब हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो हम आत्मविश्वास से कैसे भरे होंगे, और बिना आत्मविश्वास के कोई सफलता नहीं पाई जा सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। मर्ज करके एक बनाए, सेंट्रलाइज्ड बॉडी हो, एक डिसीजन मेकर हो। जैसे आप किसी कंपनी में ले लीजिए, हमारी कंपनी में अभी देखिए, हम और आप दोनों एक संस्था के लिए काम करते हैं। उनका उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को सेंट्रलाइज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिसीजन मेकिंग किया फास्टर किया जाए, हायरार्की ब्रेक की जाए। जितनी हायरार्की होगी उतनी ही समस्याएं होंगी। आपको अगर यूजीसी है, आपको 12वीं क्लास का आपका स्कूल है, आपको मान्यता लेनी है उच्च क्लास स्तरों स्कूल की, आपको यूजीसी में भी चक्कर काटने हैं फाइल मूव कराने के लिए, एआईसीटी में भी चक्कर काटने हैं। ये कहाँ से तर्कसंगत है? एफिशिएंसी कहाँ से है? अगर एफिशिएंसी गेन करनी है देन यू हैव टू मेक श्योर कि यू सबमिट द फाइल एट वन प्लेस। एक जगह आपकी फाइल गई और जब वहां से आपके बाहर निकली, अगर आपको चक्कर भी काटना पड़ा तो दो अलग अलग विभागों में क्यों आपको चक्कर काटोगे भाई? और उसमें आपके तो ये बहुत ही अब इसमें भी बहुत लोग नॉइस क्रिएट करेंगे। तो हमें और आपको ये बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है कि सत्यता क्या है और तथ्य क्या है, और साथ ही साथ उनका उद्देश्य क्या है। कई बार लोग आते हैं, उनका अपना सेट एजेंडा होता है, और कई बार लोग आते हैं कि मैं तो ऐसा सोचता हूँ और मेरे राम ही राम है, तुम्हारे राम जो है वो कुछ और हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चीजें ऐसी हो कि जहाँ पे सामंजस्य हो, जहाँ पे एकजुटता हो, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है दोनों में। मैंने आपको जैसे उदाहरण बताया कि भारत में इससे पहले तक शिक्षा मंत्री नहीं था, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं था। तो ये सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही उचित कदम है, सराहनीय कदम है। नहीं, सही बात है। और इसके जो आपने सही कहा है, एक बात की हिस्ट्री जो भी अपनी जो चीजें हैं वो भी हमें पढ़ानी चाहिए। हालांकि अरुणाचल प्रदेश वगैरह हमें तो सिखाया गया था, मतलब वो सब चीजें तो थी, पर जो आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हमारे जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा जो चीजें है वो पहले पढ़ानी चाहिए, जिसका इम्पोर्टेंस, जिसमें काफी सारी चीजें भी है जिससे हम लोग काफी सीख सकते हैं। अपना एक, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी की फॉर्मेशन, जब इनिशियली ये संकल्पना आई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी पहले भारत में थी, और उसमें से ही शुरुआत हुई। तो इतना सारा अगर नॉलेज ऑलरेडी अपने देश में जर्मन वगैरह लोग सीख रहे हैं संस्कृत, सो दैट वो अनफोल्ड कर सके, तो हम लोग क्यों ना लिवरेज करें ये सब ज्ञान को जो है ऑलरेडी। इसमें दूसरी चीज ये थी कि एक मुद्दा था कि जो यूनिवर्सिटीज है, ये पॉलिसी के थ्रू जो इंटरनेशनल टॉप यूनिवर्सिटीज है, उनको भारत में अपनी शाखाएं खोलने का अनुमति मिलेंगी। आई थिंक ये तो काफी एक अच्छा, इस पे भी अपोजिशन हो रहे थे अलग अलग तरीके के, आई थिंक ये काफी अच्छा चीज है, क्योंकि अभी अगर आप अफोर्डेबल करके दे रहे हो यही उस तरीके की शिक्षा प्रणाली अपने देश में, तो काफी अच्छी चीज है। आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि आप अगर विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे भारतीयों की संख्या देखें, तो जो कि विद स्कॉलरशिप विदाउट स्कॉलरशिप, भारत के छात्र जो है, सबसे ज्यादा छात्र जो विदेशी छात्र यूके में पढ़ने आते हैं वो भारत से हैं। सबसे ज्यादा छात्र जो अमेरिका में पढ़ने जाते हैं विदेशों से, उसमें भारत का स्थान नंबर 2 पे है। और इन जगहों पे जो छात्र जाते हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। और आप समझ लीजिए कि ये बिजनेस इतना बड़ा है कि हम और आप इमेजिन नहीं कर सकते। कई सैकड़ों बिलियन डॉलर का बिजनेस है जो भारतीय जाते हैं, वो उनके लिए बिजनेस जनरेट करते हैं। यदि भारत में ही वैसे संस्थान हो जैसे संस्थान में वो पढ़ने जाते हैं, तो वो पैसा जो भारत से विदेशों में जा रहा है वो भारत में रहेगा, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत के लोगों को। उदाहरण मैं आपको देता हूँ, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB, उसके 2 कैंपस हैं, और मैं उसी का छात्र हूँ, ISB का मोहाली कैंपस से। फिर मैं हैदराबाद भी आया पढ़ने। ISB कोई सरकारी संस्था नहीं है, प्राइवेट ऑटोनॉमस बॉडी है, नॉट फॉर प्रॉफिट, भारत सरकार के रेगुलेशन के अंडर में काम करती है। इसमें AICT का कोई योगदान नहीं है। करीबन
850 या 900 छात्र हर वर्ष वहां से शिक्षा प्राप्त करके एमबीए की डिग्री लेके निकलते हैं। वो डिग्री भारत सरकार के यहाँ एमबीए ट्रीट भी नहीं होती, इट इज कॉल्ड एज अ सर्टिफिकेट। उसको मैं अगर लेकर के जाऊं और कहूं कि आप जो है इसको ऑटोनॉमस बॉडी को या बाहर के संस्थाओं को, जैसे यूके सरकार को मैं बोलूं कि एमबीए है, वो उसको नहीं मानते। ठीक है, नहीं मानते, लेकिन जो गुणवत्ता वहां पे पढ़ाई जाती है, जो रेपुटेशन वहाँ की है संस्था की, और जो कॉरपोरेट में वहाँ के छात्रों ने जो अपनी पहचान बनाई है कि दे कैन डिलीवर द वैल्यू फॉर देयर कंपनीज, वो एकदम टॉप नॉच है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट, और वो इंस्टीट्यूट शुरू हुआ था भारत में ही, कुछ भारत के उद्योगपतियों द्वारा, और कुछ पूर्व कंसल्टेंट थे, उनके विजन से खुला था। ऐसे इंस्टीट्यूट अगर बाहर के इंस्टीट्यूट इंडिया में आते हैं तो दे विल हैव द वेस्टेड इंटरेस्ट टू पुट द मनी इन इंडिया। तो अगर वो मनी यहाँ पे है और यहीं पे छात्र रहें और यहीं पे खर्चा करें, ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि अगर मेरा बच्चा बाहर पढ़ता है तो उसको बाहर पढ़ के वहां पे रहने की, वहीं पे सेटल होने के ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, वो लोग जाएं, लेकिन सारे बच्चे पढ़ करके विदेश में नहीं सेटल होते। जो माँ बाप भेजते हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा वापस आए, पढ़ करके अच्छी शिक्षा ले करके आए, इंडिया में उनका बिजनेस देखे, इंडिया में उनके साथ रहे। तो उस तरीके से अगर है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे याद है प्रकाश जावड़ेकर जी जब इससे पहले एमएचआरडी थे तो उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने पार्लियामेंट में आईएसबी का एग्जाम्पल दिया था कि ऐसे इंस्टीट्यूट हैं तो हम क्यों ना एनकरेज करें कि ऐसे दूसरे इंस्टीट्यूट भी दूसरे देशों पे से आए और भारत में रहें। तो बहुत ही अच्छा पहल है और इस पे काम हो, और भारत के छात्र और जो भारत की का ब्रेन है वो यहीं पे रहे, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। श्योर, डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छे विचार आपने प्रकट किए अभी, और कंप्लीटली मैं भी एग्री करता हूँ। ये चीज आपने जो हर एक चीज अभी जो बोली उसके बारे में तो काफी सही है। अभी हम लास्ट के सेगमेंट में आएंगे, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो शुरुआत में अरुण जी ने कहा था कि शिक्षा वही नहीं जो हम अपने तक रखे, हम उसके बारे में कुछ सोशल चीजें भी हमें करनी चाहिए। तो अरुण जी का एक अच्छा खासा इनिशिएटिव है पढ़ाकू करके, जहाँ से वो कुछ जो जरूरतमंद छात्र रहते हैं, गरीब परिवार से उनकी मदद भी करते हैं। तो अरुण जी मैं चाहूंगा आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं अपने शब्दों में। देखिए ऐसा है कि मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे से कस्बे से आता हूँ, और शिक्षा एक ऐसा माध्यम था कि जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपने भाई बहनों की और अपने समाज के लोगों की मदद करने के लायक बनाया। और मेरी इस यात्रा में बहुत सारे लोगों ने मेरी हर संभव मदद की। मुझे ये कहने में बहुत गर्व होता है कि मैंने अपने पूरे जीवन के दरमियान खाली मित्र बनाए हैं। मैं कहीं भी रहूं, किसी भी देश में रहूं, मेरे मित्र हमेशा मेरे लिए उपलब्ध रहते हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है वापस समाज को और अपने भारत को वापस करने के लिए, कि जो ऐसे बच्चे जो शिक्षा कर रहे हैं या शिक्षा में पढ़ रहे हैं, ऐसे छात्र छात्राएं, उनको हर हफ्ते एक छात्र को या एक छात्रा को चुन करके 1,000 रुपए की स्कॉलरशिप और एक छात्रवृत्ति का सर्टिफिकेट देना, जिससे कि वो अपने शिक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित हो सके। और मेरा एक छोटा सा प्रयास समाज के लिए, और इसमें छात्रों को बस केवल ये करना होता है कि अप टू 1 मिनट, अब एक मिनट तक का कोई वीडियो बनाएं, उसमें वो अपने बारे में बताएं कि वो कौन है, क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, और वो क्या करना चाहते हैं शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए, बेसिकली उनका उद्देश्य क्या है। तो इस तरीके से जो छात्र छात्राएं आते हैं, और मुझे गर्व है कि पढ़ाकू टीम जो है, और उसको मैं और मेरी वाइफ श्रीमती मोनिका चौबे, हम दोनों लोग मिलकर चलाते हैं। और कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में, हमारी अपनी व्यक्तिगत स्थिति में, इसमें किसी संस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सहयोग नहीं है, हमारा अपना व्यक्तिगत प्रयास है। और उसमें हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो है अपने बारे में बताएं, अपनी परिस्थितियों के बारे में एक्सप्लेन करें,
और अपने आप को प्रोत्साहित रखें, ये हमारा प्रयास है। और जो मैं बात कहना चाहता था कि इस मुहिम के या इस प्रयास के थ्रू अभी तक हमने करीबन 24 छात्रों को सहायता दी है, जिसमें से 16 जो है वो बच्चियां हैं, गर्ल स्टूडेंट हैं। तो एक प्रयास हमारा ये भी रहता है कि जितनी भी छात्राओं के सबमिशन मिले और गर्ल्स एजुकेशन को हम और प्रमोट करें, उनको प्रोत्साहन दें। तो इसी में है, अगर आपके जानकारी में कोई ऐसा है तो पढ़ाकू पेज हमारा फेसबुक पे है, उसको लाइक करें और उस पे अपने नामांकन जरूर भेजें। डेफिनेटली मैं आपकी लिंक तो शेयर करूंगा। पहले तो आपका ये उपक्रम जो है काफी अभिनंदनीय और बहुत ही अच्छा खासा उपक्रम है, तो डेफिनेटली हमारा जितना सपोर्ट हो सके उसमें हम लोग करेंगे ही। तो आपका लिंक भी दे दूंगा। और व्यूअर्स, अगर आप भी देख रहे हो, आपको कोई जरूरतमंद अगर बच्चा या बच्ची लग रही है, तो आप डेफिनेटली ये पेज को जाके लाइक करके उस पे आप आपका अपना नामांकन दे सकते हो। तो अरुण जी, आपने बात करी है कभी ये बच्चे बच्चियों से, मतलब पर्सनली, मतलब कैसा रहता है उनका? नहीं, मैं जितने भी लोग आए हैं या आते हैं वो किसी कॉमन फ्रेंड्स या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स से ही आए हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश के ऑलमोस्ट 16 या 17 जिलों से नामांकन आए हैं। एक नामांकन मध्य प्रदेश से भी है और आई थिंक एक नामांकन जो है या एक छात्रा हमारी तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश कहीं से थी। तो मैंने कभी बात नहीं की, बस ये है कि जिसने भी वो वीडियो अपलोड किया, हमारा प्रयास ये रहता है कि जो बच्चा या बच्ची हो उसके गार्जियन का बैंक खाता हो और उसके बैंक खाते में हम डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करते हैं 1000 रुपए। और एक हफ्ते में एक छात्र, तो महीने में 4 से 5 छात्रों का हमारा उद्देश्य रहता है। काफी काफी बढ़िया उपक्रम है अरुण जी, और हमें काफी अच्छा लगा आपके साथ बात करके आज का दिन। आपका ये इनिशिएटिव तो काफी अच्छा है, पर ओवरऑल भी जो हमारा आज जो डिस्कशन हुआ काफी अच्छा था। आपका कीमती समय निकाल के हमसे बात करने के लिए काफी धन्यवाद आपका। तो थैंक यू। आप ऐसे ही करते रहना, हमें भी आपको जितना सपोर्ट आपके इनिशिएटिव में हो सके हम भी करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, यही इसी आशा के साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।